जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट। इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके यूपीएसआई यूपी पुलिस आदि में पूछे गए होंगे उनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता कि दोस्तों अगर आप पहली बार जुड़े तो आप चले जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल की प्लेलिस्ट में। जैसे ही दोस्तों प्लेलिस्ट में जाएंगे, देखिए ये देखिए हमने पहले से ही प्लेलिस्ट बना दी है कि जीके एंड जीएस रिवीजन, यूपी पुलिस एग्जाम और हिंदी। इसके अलावा मेरे दोस्तों देखिए प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे आपको सारे स्टैटिक जीके के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। जा करके एक बार इस वाले प्लेलिस्ट में आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं दोस्तों आपको बता दूं कि करंट अफेयर क्लासेस मैंने दी हुई हैं। ठीक है, करंट अफेयर क्लासेस देख सकते हैं, पॉलिटी पढ़ाई हुई है। इसके अलावा दोस्तों ये स्टैटिक जीके 2.0, ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट यही है आपके लिए। इसमें जो भी दोस्तों 23 वीडियो है, पूरे के पूरे वीडियो अगर आप देख लेते पूरा का पूरा स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जियोग्राफी हो गया, संपूर्ण इतिहास हो गया, 10 मिनट शो भी है दोस्तों। और जिनको चाहिए हमारी ई बुक यानी पीडीएफ, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर चले जाइए। जैसे ही दोस्तों वहां पे जाते हैं आप जाइए ई बुक्स वाले कॉलम में, और ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे ही जाएंगे ये देखिए भारतीय संविधान 50 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, भूगोल की पीडीएफ 50 रुपए में, और इतिहास की पीडीएफ भी 50 रुपए में। इन्हें आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजी के दोस्तों जो हमने दिखाया था स्ट्रेटेजी के 2.0 वाला, वो पूरा का पूरा नोट दोस्तों ये आपको मिल जाएगा 99 रुपीज में, अपडेटेड एकदम लेटेस्ट वर्जन के टाइप के। ठीक है, तो इसे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक मिल जाएगी। तो जाइए दोस्तों, देरी किस बात की। देखिए कंप्यूटर बैच है हमारा यूपी ट्रिपल एससी के लिए, और ये सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो जाइए, देरी किस बात की दोस्तों, अगर आपको जो भी चाहिए आप परचेस कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। और साथ ही ये है मेरी स्ट्रेटेजी ई बुक जो 99 वाली। देखिए इतने सारे चैप्टर आपके होंगे मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, जो भी हमने ये वीडियो करवाए हुए हैं स्ट्रेटेजी के 2.0। तो कैसे ले सकते हैं दोस्तों, ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके इसको परचेस आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जिसका लिंक भी नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, या फिर दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी आप पता कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों हम देखने वाले हैं पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए उनको देखने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों कि ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, इससे हम ये चीज़ें करवा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम को और स्पेस है और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ किया गया था। दोस्तों क्या किया गया था, तो USAID यूसेट है ना। तो USAID दोस्तों शुरू किया गया था किसके द्वारा, तो भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम को किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा। ठीक है, तो नीति आयोग देखिए जो आपको बता दें इसका मतलब क्या हुआ कि भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम को किसने शुरू किया, तो दोस्तों USAID और नीति आयोग द्वारा दोस्तों इसको संयुक्त रूप से इसे प्रारंभ किया गया, किसको, भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम को। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं इसका शुभारंभ दोस्तों 2 जुलाई को किया गया था। ठीक है, इतना याद रख लेंगे बस। चलिए आगे मेरे दोस्तों देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड बनता है। दोस्तों तो आपने पढ़ा होगा कि भैया जो तालाब होता है ना, पॉन्ड, वो उसका इकोसिस्टम क्या होता है, उल्टा होता है। क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। पॉन्ड इकोसिस्टम, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों ये आपका उल्टा बनता है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, और देखिए एक चीज याद रख लेंगे, यहां से क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया जाता है कि भैया पारिस्थितिकी तंत्र का पिता किसको कहते हैं दोस्तों, तो आर्थर जी टैंसले को हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी का पितामह। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट यानी स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की थी। तो किसने की थी प्रकाशित, तो साथियों हमेशा यही आता, चाहे 2020 हो चाहे 2024 हो, कौन करेगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। क्या, विश्व मौसम विज्ञान संगठन करेगा। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है, देखिए देख सकते हो दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन दोस्तों यानी
एमओ, ठीक है। इसने दोस्तों आपको बता दें इसमें कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं। इस संगठन की उत्पत्ति दोस्तों वियना अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस 1873 के बाद हुई थी, ठीक है। ये भी आपको रखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा दोस्तों। कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ेगा, स्विट्जरलैंड में पड़ेगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभ्यारण्यों के अंदर चरने की अनुमति वो पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण तहत अधिशिष्ट है दोस्तों। ये किस मतलब सेक्शन में है, तो ये आपको बताना। देखिए आपको इसको थोड़ा सा छोटा मैं कर दूं, ठीक है। ये चारों सेक्शन आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों। बताइएगा इनमें से कौन सा सेक्शन होगा। तो साथियों इनमें से कौन सा सेक्शन होगा, तो आपको बता दें सी नंबर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A। अब 33A क्या कहती है, देख सकते हैं कि धारा 33A क्या कहती है कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक अभ्यारण्य के 5 किलोमीटर के अंदर या उसके अंदर रखे गए पशुओं के संचारी रोगों के प्रतिरक्षण के लिए ऐसे रीत में जो विहित किए जाएं ऐसे उपाय करेगा, ठीक। तो ये चीजें आपको इसमें बताई गई हैं, ठीक है। कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अभ्यारण्य में किसी भी पशुधन को प्रतिरक्षित किए बिना ना ले जाएगा और ना ही चराएगा, ठीक है। चलिए अगला है नंदा देवी जयमंडल निचय बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों कहाँ है, तो आपको पता होगा नंदा देवी दोस्तों कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है दोस्तों नंदा देवी, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, आपको याद होना चाहिए दोस्तों नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। आपको बता दें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी को सम्मिलित करना है। इसे दोस्तों यूनेस्को के विश्व के जयमंडल निचय की सूची में वर्ष 2004 में शामिल भी किया गया है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे नंदा देवी। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, किस वर्ष स्थापित किया गया दोस्तों, 2010 में, ठीक है, 2010 में, ठीक है। चलिए याद रख लीजिएगा दोस्तों कि 2010 में इसे क्या हुआ है दोस्तों, स्थापित किया गया है। 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम लाया गया, ठीक है, याद रखेंगे। और देखिए इसकी स्थापना के साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के पश्चात तीसरा देश बन गया। इससे भारत से पहले दोस्तों केवल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में था दोस्तों, ये तीसरा देश बना है जिनके कार्यकाल की जो सदस्य होते हैं दोस्तों इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और किसी भी सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आदर्श कुमार गोयल है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन, इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों, अभी इसके बारे में बताया गया। साथियों अभी देखिए यही क्वेश्चन सेम आगे देखा गया, तो 2010 में की गई। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देख सकते हो दोस्तों जो भारत में जो आपका एनजीटी है इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई। एनजीटी के दोस्तों पहले जो अध्यक्ष थे कौन नियुक्त हुए थे, जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया था। देख सकते हैं एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी स्थित है, यानी कि इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारण के लिए दोस्तों कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया मेरे दोस्तों, तो दोस्तों कौन सा, तो दोस्तों अभी हम बता एनजीटी यानी कि जो कौन सा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण दोस्तों, जिसकी स्थापना 2010 में की गई 18 अक्टूबर को। इसी बारे में देखिए कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि ये इसको किस लिए स्थापित किया गया, तो पर्यावरण संरक्षण संबंधित मामलों को प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए दोस्तों हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका गठन किया गया, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है कि जल दिखेगा, जल यानी प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश या निर्णय से व्यथित व्यक्ति सीधे से संपर्क कर सकता है। दोस्तों किससे संपर्क कर सकता है, तो अभी हमने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है, एनजीटी से संपर्क कर सकता है, जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप समझिएगा, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में
किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानूनों का एक उदाहरण है दोस्तों। तो इनमें से कौन सा एक उदाहरण दोस्तों, देखिए इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं दोस्तों, तो आपको बता दूं कौन सा है। तो वन्य जीव संरक्षण 1972 का वन्य जीव संरक्षण है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1972 यूपीएसआई 2021 में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था दोस्तों। कहां पे पेश किया गया था तो दोस्तों मैं बता चुका हूं, कहां पर पर्यावरण प्रभाव प्राकलन का सिद्धांत पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों दिया गया था। ठीक है, कहां पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे दोस्तों। 1864 में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे, तो कौन थे, डाइट्रिच बैंडिस। कौन होंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जगह, डाइट्रिच बैंडिस थे दोस्तों, ब्रांडिस थे। इन्हें 1864 में बनाया गया था। ठीक है, और जर्मन के नागरिक थे, यानी जर्मनी के थे, या ये याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण मेरे दोस्तों, तो आपको भी पता होगा कि भैया शेर जो है वो मांसाहारी है। शेर क्या है, मांसाहारी है दोस्तों, सभी क्या है, शाकाहारी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते दोस्तों। अगला क्या है, जल प्रदूषण एवं रोकथाम नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ दोस्तों, ये बहुत पूछाते हैं। तो जल वाला दोस्तों कब लागू, 1974 में। कब साथियों, 1974 में जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है कि प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, ये पूछा गया है। तो साथियों कौन सा हो जाएगा, तो घास स्थल। क्या, घास स्थल हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत, किस धारा के तहत दोस्तों, अपने कार्यों को करने हेतु सूचना प्राप्त करने की शक्तियां प्राप्त दोस्तों, तो धारा 20 यानी सेक्शन 20 दोस्तों 20, ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है। तो दोस्तों किसका उद्देश्य क्या था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना था मेरे दोस्तों। इनमें से नगोया है ना, कार्टाजेना, मॉन्ट्रियल या फिर क्योटो। तो साथियों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों, आपको याद होना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें क्या कहा गया है तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य दोस्तों 2030 तक चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों इसकी जो इसे अपनाया कब गया था तो दोस्तों 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, और इसीलिए 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष में कब अभिनीत किया गया दोस्तों। तो पशुओं की क्रूरता संबंधी अधिनियम को 1962 में अधिनियमित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है कि स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में सहायता और परिनियोजन द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए स्पेस दोस्तों को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में दोस्तों लागू किया। दोस्तों किसे लागू किया गया ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि पार्टनर टू एडवांस क्लीन एनर्जी यानी कि पेस, पार्टनर टू एडवांस क्लीन एनर्जी यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कब किया गया, 2009 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम को शुरू किया है दोस्तों। तो किसने किया है, यूनेस्को द्वारा। कब किया गया, किसके द्वारा किया गया है, यूनेस्को द्वारा 1971 में से लॉन्च किया गया है। चलिए अगला कार्यक्रम क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से भारत का कौन सा जीव मंडल
आगार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है मेरे दोस्तों। तो कौन सा नहीं दोस्तों? कक्ष जीवमंडल आगार दोस्तों, ये कहाँ है? गुजरात में दोस्तों। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों अभी वर्तमान में भारत में 12 दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व विश्व जैवमंडल आगार हैं। कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं नीलगिरी दोस्तों 2000 में शामिल किया गया। नीलगिरी में दोस्तों एक टोटा जनजाति पाई जाती है ना, याद रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ियों पर दोस्तों नीलकुरिंजी नामक दोस्तों फूल भी पाए जाते हैं। नंदा देवी आपको पता है उत्तराखंड में है। ठीक है, नोकरेक, ठीक है, नोकरेक को 2009 में शामिल किया गया। ग्रेट निकोबार को दोस्तों 2013 में। वहीं मन्नार खाड़ी 2001 में। मन्नार खाड़ी सुंदरबन दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। सिमलीपाल दोस्तों उड़ीसा वाला 2009 में। पंचमढ़ी दोस्तों 2009 में। वहीं कंचनजंगा 2018 और अगस्त्यमालाई दोस्तों 2016 में। और अचान कमार अमरकंटक दोस्तों 2012 और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 2020 में शामिल किया गया। चलिए अगला है कि किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है? तो दोस्तों समताप मंडल में ओजोन होती है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं। दोस्तों कौन सा हो जाएगा? समताप मंडल। ठीक है, किसमें? समताप मंडल में दोस्तों होती है ओजोन। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से जैवमंडल निचय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतया प्रतिबंधित होता है मेरे दोस्तों? तो कौन सा मंडल होता है? तो दोस्तों क्रोड जोन में मानव हस्तक्षेप पूर्णतया प्रतिबंधित होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ये 3 श्रेणियों में बंधे होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा जैवमंडल निचय के क्रोड क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतया प्रतिबंध होता है। 3 तरीके से बने होते हैं, क्रोड क्षेत्र, बफर क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। कोर क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? कोर क्षेत्र बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के होते हैं। बफर क्षेत्र क्रोड क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र होता है। फिर संक्रमण क्षेत्र सबसे बाहरी भाग होता है, याद रखेंगे। अगला है 24 नंबर, विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनकी प्राकृतिक आवास में रखता है दोस्तों? तो कौन है? भारत। कौन है? भारत मेरे दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे। चलिए अगला है पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो दोस्तों पृथ्वी के सौर मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। आपको पता है कि नाइट्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, 78% के आसपास दोस्तों नाइट्रोजन, 20 से 21% के आसपास ऑक्सीजन उपस्थित है आपके वायुमंडल में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा में घटित हुई थी दोस्तों। आपको पता भोपाल में दोस्तों। ठीक है, कहां पर? भोपाल में दोस्तों यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से बहुत बड़ा हादसा घटित होता 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को। कौन से गैस के रिसाव कारण? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट दोस्तों MIC के रूप में जानते हैं। इसके लगभग दोस्तों 3700 लोग इसमें मरे थे, मृत्यु हुई थी। ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को। किस गैस के रिसाव कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट। अभी भी पूछ लेता है यहां से क्वेश्चन। अगला है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं दोस्तों। तो आपको पता होगा कहां पर दोस्तों? काजीरंगा उद्यान में एक सींग वाले गेंडे पाए थे दोस्तों। कहां पड़ता है ये काजीरंगा? तो असम में। ठीक है, जिम कॉर्बेट का नाम दोस्तों बदलकर क्या किया गया? देखिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या कर दिया गया और ये कहां स्थित है, ये आप जरूर बताइएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए याद रखें दोस्तों बिल्कुल अच्छे से कि काजीरंगा उद्यान दोस्तों एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। असम के गोलाघाट में दोस्तों ये पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे समझ के। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जानवरों के लिए निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया दोस्तों? तो ये चीज आपको बताना है। तो दोस्तों कहाँ कि किसका ठीक से मेल है? भारतीय गैंडा असम बिल्कुल सही, बाघ बंगाल, हाथी कर्नाटक तमिलनाडु केरल के वर्षावन बिल्कुल, और शेर दोस्तों हिमालय दोस्तों नहीं दोस्तों बिल्कुल हिमालय नहीं, बंगाल टाइगर हो सकते हैं। ठीक है, शेर हिमालय पे बिल्कुल नहीं रहते। ठीक है, ये चीज आपको आपका क्या है मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे शेर दोस्तों बाघ हो गए ये आपके बंगाल टाइगर में बिल्कुल अच्छे से। और शेर की बात करते हैं दोस्तों गुजरात में ना, गुजरात गिर अभ्यारण्य गुजरात में। ठीक है, गिर के जंगल गुजरात में। अगला है कोरिंगा गरान वन कहाँ पाए जाते? कोरिंगा गरान वन कहाँ पाए थे ये आपको बताना है।
देखिए यूपीएसआई में पूछे गए हैं, तो कहाँ पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कोरिंगा कराए वन पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही देख सकते हैं कोरिंगा कराए वन कहाँ, आंध्र प्रदेश राज्य में है। और दोस्तों भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा देश का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी देश का, मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा यहीं पाया था। ठीक है, चलिए ये भी याद लेंगे। अगला दोस्तों देखते हैं कि भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है। तो भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है दोस्तों, गिर, ठीक है, गुजरात वाला कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उत्तराखंड वाला काजीरंगा, असम वाला, या फिर सतपुड़ा। तो दोस्तों आपको बता दें सतपुड़ा आपका बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2017 में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कि भैया भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए कैसे लगी वीडियो जरूर बताइए दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन का। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।